Namaskar दोस्तों, a warm welcome to all of you on PSIR Academy, where we make political science easy and exam oriented. आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इस दौरान हम समझेंगे प्रस्तावना की संरचना, मुख्य शब्द, न्यायालयीय निर्णय, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारत के संविधान की भूमिका है। यह भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के दर्शन को इसके अंतर्गत रखा है। बहुत ही कम शब्दों में आप भारत के संविधान की प्रस्तावना से यह जान सकते हैं कि भारत का संविधान क्या है। ठीक है, तो जैसे भारत का संविधान है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जी हाँ, अगर हम संविधान के प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना की बात करें तो यह पंडित नेहरू द्वारा संविधान की दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, और ये 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पे यहाँ पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण और समीचीन होगा। अब इसी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसके अलावा अखंडता, ये तीन शब्द जो है सन 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इससे पहले ये तीन शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, और यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो है ऐसा संशोधन भी हुआ था। अब आइए, तो प्रस्तावना है क्या, ये हमने जान लिया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक परिचयात्मक कथन है, और यह उस दस्तावेज जिसे हम संविधान कहते हैं उसके मुख्य उद्देश्य, जो किसी दस्तावेज के उद्देश्य और मुख्य विचारों को स्पष्ट करता है। ठीक है, यहाँ हाइलाइटेड टेक्स्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। जैसे कोई फिल्म होती है तो फिल्म का जो ट्रेलर होता है, ठीक है, तो ये ट्रेलर जो होता है बहुत ही संक्षिप्त होता है, और इस ट्रेलर से आप प्रारंभ से लेके अंत तक जो है आप उस फिल्म के बारे में जान जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वह भी भारत के संविधान का आप कह सकते हैं यह प्रारंभ है, यह ट्रेलर है, और जिसको जो है हम पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने नोट भी किया है, यदि आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे
तो आपको भारतीय संविधान के दर्शन और उद्देश्यों की झलक मिलेगी। ठीक है। और जैसा कि संविधान के बारे में हम जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये दो तिथियां 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ये दो तिथियां भारत के संविधान की जानकारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 नवंबर को भारत के संविधान को तैयार कर लिया गया था, बना लिया गया था। और इसके बाद जो है ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू भी कर दिया गया। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धर्म उपासना की स्वतंत्रता अखंडता, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में विद्यार्थियों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम जो है इस पूरे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को समझ सकते हैं। अब जैसे प्रस्तावना में जो पहला शब्द है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का आशय है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि भारत क्या है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। ठीक है। और इसका आशय है कि भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। संप्रभु से आशय आप समझते हैं? संप्रभुता का आशय है जब कोई देश स्वतंत्र होता है तो वह संप्रभु भी होता है। ठीक है। और इसकी जो संप्रभुता है, इसका आशय है कि वह देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निर्णय हेतु स्वतंत्र होता है। जैसे भारत का जो संविधान है वह शक्ति का केंद्र, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो वह शक्ति का केंद्र जो है भारतीय जनता को मानता है। जो भारत की जनता है वह शक्ति का केंद्र है। ठीक है। तो संविधान ने भारत की जनता को समस्त शक्तियों का केंद्र माना है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हम भारत के लोग का मतलब क्या है, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका आशय ये है कि भारत का संविधान भारत के लोगों के बारे में, उनकी अपेक्षाओं के बारे में, उनके भविष्य के बारे में इंडिकेट करता है और उन्हें ताकतवर अधिकार संपन्न भी बनाता है। ठीक है। आइए अगला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता की अवधारणा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वह फ्रांसीसी स्कॉलर जीन बोदा को है। और 16th सेंचुरी में इन्होंने संप्रभुता के बारे में खूब बात किया था। इनकी पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग, इसमें इन्होंने अपने संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है। ठीक है। तो इस शब्द का आशय है कि भारत, संप्रभुता, इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यानी कि अगर भारत किसी देश का डोमिनियन होता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सरकार होती वो भी डमी सरकार होती। ठीक है। अंतिम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, राष्ट्र का जो सर्वोच्च व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट होता वह उसी डोमिनियन का हेड होता। जैसे भारत को जो है पहली बार भारत का संविधान जब पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाया गया था तो उस समय भारत को डोमिनियन स्टेटस की ही मांग की गई थी, अधिराज्य की मांग की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस डोमिनियन स्टेटस को भी ठुकरा दिया था। तो इसीलिए रावी नदी के तट पर इसको जो है 1930 में, दिसंबर 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पूर्ण स्वराज की मांग को आगे रखा था। अगर डोमिनियन स्टेटस होता, जैसे दुनिया में कुछ देश हैं जिनका डोमिनियन स्टेटस है, जैसे कनाडा है, जैसे स्कॉटलैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ अभी भी जो है जो राज्य का सबसे प्रमुख शीर्ष व्यक्ति होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है,
वो ब्रिटेन का राजा ही होता है। ठीक है। अब एक शब्द है समाजवादी, इसका आशय है सोशियलिस्ट। तो समाजवादी होने का आशय है कि समाजवाद इस पूरी उत्पादन प्रणाली को ही इंडिकेट करता है जिसमें कि पूंजीपति भी होते हैं और एक सामान्य श्रमिक वर्ग भी होता है। ठीक है। तो जो समाजवादी समाज होता है उसमें उत्पादन के जो मुख्य साधन होते हैं, देखिए उत्पादन के जो मुख्य साधन हैं यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे जो है किसका स्वामित्व होता है, तो इस पे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक स्वामित्व या सार्वजनिक नियंत्रण में चीजें होती हैं और इसका वितरण भी सार्वजनिक यानी कि देश की सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला शब्द है, ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये जो शब्द हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना जो थी उसमें ये शब्द नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जो है ये कब जोड़े गए थे भारत के संविधान की प्रस्तावना में, तो ये जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में ये तीन शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है? ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता का आशय है कि संविधान में कोई धार्मिक पक्षधरता का उल्लेख नहीं किया गया है और यह बताता भी है कि भारत स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है। इसको हम धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं, लेकिन संविधान के उद्देशिका में इसे पंथ निरपेक्षता ही इंडिकेट किया गया है। ठीक है। तो भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर स्टेट है। ठीक है। और संविधान में अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 टू 28, इसको जो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत व्यक्तियों को धार्मिक आचरण करने से संबंधित तमाम तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है या तमाम तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पंथ निरपेक्षता का साधारणतः अर्थ है कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन जो है प्राप्त होगा। ये बहुत ही पॉपुलर और नोन वर्ड है, लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर सबसे पहले यहाँ पे कि हम भारत के लोग। ठीक है। तो ये हम भारत के लोग जो है इसका आशय यही है कि हम भारत के लोग जो है, यदि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो शायद भारत के संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोगों का जो है जिक्र नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे भारत के संविधान में लोकतांत्रिक होने के आशय को भी प्रकट किया गया है कि लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश होने का मतलब है कि भारत में हर एक तरीके से लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की गई है, चाहे वह राजनीतिक लोकतंत्र हो जिसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, इसके बाद जो है मतदाता के तौर पे मतदान कर सकता है, कोई राजनीतिक दल बना सकता है। तो ये सारी चीजें लोकतांत्रिक राजनीतिक जो लोकतंत्र है ये जो है इसको शो करता है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में व आर्थिक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में भेदभाव का निषेध किया गया है और सबको समानता का अधिकार दिया गया है, एक्सेप्ट उन कंडीशंस के जहाँ की मसला किसी फीमेल का हो, किसी डिसेबल का हो, तो स्टेट ऐसे लोगों के लिए स्पेशल लीगल प्रोविजंस कर सकता है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है गणतंत्र, रिपब्लिक। तो देखिए रिपब्लिक होने का आशय क्या है, जैसे भारत गणतंत्र है और इसी संदर्भ में ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, तो ब्रिटेन को राजतंत्र कहा जाता है। तो राजतंत्र मोनार्की का आशय क्या है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता है। ये चीजें हेरिडेटरी सिस्टम या वंशानुगत आधार पे जो है ट्रांसफरेबल होती है, लेकिन गणतंत्र में
जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष है, जिसको हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, वह जो है जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अब ये निर्वाचन चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन यह भारत में जो गणतंत्र है, इसमें जो हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को आधार बना के होता है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा मतदान होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम जिनको चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत एक गणराज्य है, गणतंत्र है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। देखिए, इसमें लिखा भी गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। तो हमारे यहाँ जो गणतंत्र है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, वह जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो गणतंत्र में जो राज्य प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, अगली बात है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्रता क्या है। इस स्वतंत्रता को हम आप तभी इंजॉय कर पा रहे हैं जबकि हम स्वतंत्र हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता हो, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता हो, सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता हो, किसी भी तरह की स्वतंत्रता हो। ठीक है, और यही जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था तो इसी स्वतंत्रता का अभाव था और इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हजारों सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ठीक है, तो स्वतंत्रता भी जो है, इसमें भी नागरिक जो स्वतंत्रता होती है, इससे मतलब नागरिक स्वतंत्रता या देश के नागरिकों को ही प्राप्त होती है, जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर पाता है। ठीक है, भारत में जो भारत के संविधान के 22 भाग हैं, उनमें भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों की बात करता है और उस मौलिक अधिकारों में उन आर्टिकल 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, भाषण आदि प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अगला बिंदु है न्याय। न्याय क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, न्याय के कितने रूप हैं? तो 3 भिन्न रूप हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है व आर्थिक न्याय है। ठीक है, सामाजिक न्याय क्या कहता है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न किया जाए और प्रत्येक नागरिक को समुचित अवसर, विकास के समुचित अवसर प्रदान किए जाए। इसका आशय है कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति के जाति, उसके मूल वंश, लिंग या किसी रंग इत्यादि के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं करता है। आर्थिक न्याय क्या है? तो आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो। ठीक है, और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो जाए। जैसे भारत में जो है, भारत का संविधान जो है, यह हमारी सरकार को या फिर नीति नियंताओं को यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भी यह बताता है कि भारत में उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन न हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो 70% जो प्रॉपर्टी है वह देश के 30% लोगों के पास है और जो 70% पीपल्स हैं उनके पास देश की संपदा का केवल 30% है। वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन है, तो इसका मतलब ये है कि जो न्याय की अवधारणा है वह धन संपदा के केंद्रीकरण की को मना करता है, यानी कि केंद्रीकरण से कुछ ही व्यक्ति जो है उनका जो है समाज के साधनों पर समुचित अधिकार हो जाता है, जो कि मतलब
भारत में समता मूलक समाज की स्थापना में एक रुकावट उत्पन्न करता है। इसलिए जो है न्याय स्थापित करने के लिए उत्पादन और वितरण के साधनों का वितरण न्यायोचित होना चाहिए। राजनीतिक न्याय क्या है? तो इसके अंतर्गत है कि जो समस्त नागरिक हैं, देश के समस्त नागरिक हैं, उन सभी को जो है समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, चाहे वह किसी राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, ये सारी चीजें जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त होती हैं। अगला है समता या समानता, इक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी का भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है। किसी को अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। समाज के किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, यानी कि संविधान किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं देता है तथा बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होने का उपबंध भी करता है। बंधुत्व, ब्रदरहुड, हमारा संविधान भाईचारे की भावना को प्रमोट करता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी क्या हैं? हम सभी भारतीय हैं और किसी भी देश में आपस में जो तनाव होता है वह देश के विकास में एक बाधा उत्पन्न करता है। वह राष्ट्रवाद के सबसे बड़ी बाधाओं में से एक होता है। ठीक है, तो बंधुत्व क्या है? तो व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। ठीक है, इसको जो है मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो बंधुत्व का आशय है साधारण शब्दों में कि मिलजुल कर रहना। अच्छा, भारत के संविधान की प्रस्तावना पर न्यायालयीय बहस भी हो चुकी है। इसमें दो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला मामला है बेरूबारी मामला या बेरूबारी केस, जो कि 1960 में प्रकाश में आया था, और दूसरा मामला है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में न्यायपालिका के समक्ष आया था। तो 8 न्यायाधीशों, बेरूबारी केस में 8 न्यायाधीशों की जो पीठ थी उसने भारत पाकिस्तान के एक मुद्दे पर सुनवाई के संदर्भ में कहा था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है और इसीलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। फिर से सुनिए कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बेरूबारी केस का यह डिसीजन था। इसके अलावा क्या कहा गया था कि इस मामले के दौरान न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के इरादों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी के रूप में, एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यह इन्फोर्सिबल नहीं है। अब केशवानंद भारती का जो मामला है इसको समझने की कोशिश करते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1973 में पहुंचा था। इस मामले को 13 जजेस की बेंच ने जो है सुना था और उन्होंने जो है इस पे महत्वपूर्ण फैसले दिए थे। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मामला रहा है, क्योंकि संविधान में संशोधन को लेकर जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बेंचमार्क डिसीजन था, जिसने कि संसद को उसकी शरहद बताई कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक डॉक्ट्रिन या मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित चर्चा हम कभी करेंगे अगली क्लास में। केशवानंद भारती का जो मामला था उसमें जो है प्रस्तावना को लेकर क्या डिसीजन आया, तो प्रस्तावना को, सबसे पहले प्रस्तावना को अब संविधान का अभिन्न अंग माना जाने लगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगला क्या है? प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या प्रतिबंधों का स्रोत नहीं है।
इसको सर्वोच्च शक्ति भी नहीं माना जा सकता और इसके आधार पर किसी तरह के प्रतिबंध भी नहीं लगाए जा सकते हैं। हालांकि यह संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बार बार हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रस्तावना जो है एक मार्गदर्शिका है, एक संविधान निर्माताओं की सोच है। यह जो है मतलब इन्फोर्सिबल नहीं है। और बेरुबारी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का जो है हिस्सा ही नहीं माना था। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि प्रस्तावना जो है यह भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, इसी फैसले में, केशवानंद भारती फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना में संशोधन किए बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना मूल रचना में भी संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि 1973 में जब ये जजमेंट आया था, इसी के ठीक 3 साल बाद 42वें संवैधानिक संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करते हुए 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, अच्छा, 1995 में केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। हालांकि यह भारत में न्यायालय में सीधे लागू नहीं हो सकती है। तो 1973 और 1995 ये 2 मामले जो है संविधान की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में जो है समझा जा सकता है। जैसे इसकी पृष्ठभूमि, तो अंगीकरण, तो 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। इसकी प्रेरणा क्या थे? तो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था। प्रस्तावना से क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो संविधान के स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों के विवरण तथा इसे अंगीकृत किए जाने की तिथि के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसी प्रकार संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य भी स्पष्ट किया गया है भारत के संविधान का कि समस्त नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने हेतु बंधुत्व को बढ़ाना। 2 इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण केस है। बेरुबारी यूनियन केस 1960, जिसने कि यह बताया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना गया। ठीक है, और यह भी माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसमें जो है संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है भारतीय जीवन बीमा निगम 1995 के मामले 95 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दोहराया कि प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल को से जुड़े रहिए और आप हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप राजनीति विज्ञान के किन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स पे अगले लेक्चर्स चाहते हैं।